नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए कुछ अच्छी सी बात बताने आए हैं, आपको बहुत बढ़िया सी बात बताने आए हैं। और वो बात है एसएससी एमटीएस और हवलदार। एसएससी एमटीएस और हवलदार जो 2022 का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो पूरी जानकारी क्या क्या है, सारी डिटेल हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पूरी डिटेल हम जानेंगे, कब से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 का जो नोटिस निकला है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं सारी। तो बात करते हैं भैया, सबसे पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाने हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसएससी एमटीएस 2022 और इसमें हवलदार भी है, तो इसका जो नोटिस निकला है वो नोटिस निकला था हमारा 17 जनवरी को। कब निकला था भाई? 17 जनवरी को निकला था। और फॉर्म जो भरने स्टार्ट हुए वो 18 जनवरी 2023 से कब तक भरे जाएंगे? 17 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म हमारे भरे जाएंगे। ध्यान से इस डेट को ध्यान से समझ लेना। 17 जनवरी को नोटिस आ गया था रात को, 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए 2023, 18 जनवरी 2023 तक, और 17 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे। मतलब लगभग एक महीना है हमारे पास, पूरा एक महीना है, तो आराम से हम भर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें। अब देखो सारी चीज़ें हैं। लास्ट डेट आपको पता ही लग गई, 17 तारीख है। उसके बाद जो हमारी पेमेंट होती है ऑनलाइन पेमेंट की हम 19 तारीख तक हम भर सकते हैं, 19 फरवरी तक हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई गलती कर देते हो आप, एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर देते हो, उसके लिए करेक्शन के लिए भी इन्होंने डेट दे दी है। तो करेक्शन डेट जो है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसको उसमें करेक्शन करना है तो करेक्शन की भी डेट है। और जो करेक्शन की डेट है वो है 23 फरवरी से 23/02 से 2023 से कब तक? 24/02/2023 तक। ठीक है, रात को 11 बजे तक ये साइट खुली रहेगी। 24 तारीख की रात को 11 बजे तक ये साइट खुली रहेगी। तो ये करेक्शन की डेट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो एग्ज़ाम होगा वो जो बताया हुआ है टेंटेटिव, वो बताया हुआ है अप्रैल 2023 में, यानी अप्रैल में हमारा ये एग्ज़ाम होगा। कब होगा? अप्रैल में। ज़्यादा टाइम नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बीच में, बस काम खत्म। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरने वो 18 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। करेक्शन के लिए भी आपको डेट दी है, करेक्शन भी आप कर सकते हो अगर आपसे कोई गलती हुई है। 23 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में 2 दिन का समय है हमारा। इसमें हम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई अगर गलती होगी तो उसको करेक्शन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो एग्ज़ाम की बात करते हैं, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की अगर बात करते हैं तो अप्रैल में होगा। ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो है, अब तो कुछ वैकेंसी बढ़ गई हैं, लगभग 12,500 के आसपास वैकेंसी हैं। और ये भी टेंटेटिव वैकेंसी हैं, इनके भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, है ना। टेंटेटिव वैकेंसी के बढ़ने के चांस रहते हैं, घटने के चांस तो होते ही नहीं, हमेशा बढ़ने के चांस रहते हैं। तो लगभग 12,500 के आसपास वैकेंसी हैं, और जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें जो 529 वैकेंसी हैं वो है हवलदार की। तो हवलदार की जो है वो 529 वैकेंसी हैं, वो अलग से, मतलब इसी में ही ऐड है। 529 वैकेंसी हवलदार की है जो CBIC में है। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहली बात, हमें एप्लीकेशन डेट पता लगी, करेक्शन डेट हमें पता लगी, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हमें पता लग गया कब होगा। वैकेंसी हमें पता लग गई है और हवलदार की वैकेंसी क्या पता लगी। ठीक है। बात करते हैं आगे बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें किसकी बात कर लेते हैं भाई? एज लिमिट की, जो कि बहुत अच्छा खासा फैक्टर बनता है भाई इसमें। एज लिमिट जरा ध्यान से देखना। SSC MTS में जो एज लिमिट की बात है, तो जो एज लिमिट है इसमें 2 एज ग्रुप के लोग फॉर्म भरते हैं। एज लिमिट 2 एज ग्रुप के फॉर्म भरते हैं। एक तो होता है 18 से 25 वर्ष वाले, और एक होते हैं 18 से 27 वर्ष वाले। 2 एज ग्रुप के हमारे फॉर्म भरे जाते हैं, 18 से 25 और 18 से 27। तो जो डेट है
जो डेट है, मतलब जो डेट दी गई है इसमें दी गई है कि 18 से 25 वाले में बताया गया है कि 2 जनवरी 1998 से कितना 1 जनवरी 2005 के बीच का जन्म होना चाहिए। 1 जनवरी 2005 के बीच का जन्म होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ इस टाइम पीरियड के बीच में है तो वो इसके लिए अप्लाई होगा, मतलब एलिजिबल होगा। और अगर बात करें 18 से 27 की तो ये 2 जनवरी 1996 से केवल 2 साल बढ़ जाएंगे 1 जनवरी 2005 तक, 2005 तक ये वाली डेट ऑफ बर्थ वाले भी फॉर्म 18-27 वाली कैटेगरी में भर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है एज लिमिट। अब एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी होता है, कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी होता है। तो अगर रिलैक्सेशन की बात करें, तो रिलैक्सेशन आपको पता होगा, एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। ये हो गया हमारा एज रिलैक्सेशन। तो बात समझ में आ गई होगी, एज के बारे में तुम्हें पता लग गया होगा एज कौन कौन सी होगी। अगर किसी का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 के बीच में है तो वो फॉर्म भर सकता है। ऐसे 18-27 में, 1996 से 2005 के बीच में। ठीक है, बात एज लिमिट की बात होगी। आगे करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और उस बदलाव की बात कर लेते हैं क्या है। पहले जो होता था एसएससी का एग्जाम, वो 25-25 क्वेश्चन हमारे आया करते थे, 25-25 क्वेश्चन आया करते थे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश से, और एक नंबर का क्वेश्चन होता था। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 घंटे हमारा टाइम होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो सीबीई है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो हो गया हमारा सेशन 1 और एक हमारा हो गया सेशन 2, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। अगर बात करें सेशन फर्स्ट की, तो सेशन फर्स्ट में जो होगा, एक तो मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, एक तो मैथ्स और एक रीजनिंग, 2 पार्ट हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, और टोटल टाइम जो मिलेगा 45 मिनट मिलेंगे। टोटल टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट इसको मिलेंगे। यानी सेशन 1 में 2 हमारे टॉपिक आएंगे, एक तो मैथ्स आएगा और एक हमारा रीजनिंग आएगा। 20-20 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे 60-60 मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। अगर बात करें सेशन 2 की, तो सेशन 2 में क्या होगा हमारा, जीए यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आएंगी। इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और 75-75 नंबर के होंगे। 25-25 क्वेश्चन 75-75 नंबर के होंगे, और इसके लिए भी वही 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जो पेपर पहले एक ही सेशन में होता था, अब वही पेपर अब 2 सेशन में होगा। टाइम वही है 45-45 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। पहले भी 1.5 घंटा होता था, आज भी 1.5 घंटा ही है। लेकिन सवाल क्या है, मैथ्स और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं, और वो 60-60 नंबर के, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। और जीए इंग्लिश की बात करें तो वो 25-25 क्वेश्चन है और 75-75 नंबर के। ठीक है, कितना, 75-75 नंबर के। हम बात करते हैं आगे, देखो आगे देखते हैं। तो आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। यानी सेशन 1 में अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग बताइए। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बात कर देते हैं दूसरे में, आगे क्या होगा। लेकिन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क इन सेशन 2। सेशन 2 की बात कर रहे हैं। सेशन 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब प्रत्येक एक गलत सवाल के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 1 मार्क कटेगा। यानी कुल मिला के
एक क्वेश्चन गलत करते एक मार्क्स हमारा कट जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, और 3 नंबर पर हम 1 नंबर काट रहे हैं, तो 1/3 की हम इसको नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं। कितने कह सकते हैं? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं सेशन 2 में। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितनी अच्छी बात है, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से मैथ्स और रीजनिंग को करो। लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1/3 की, यानी प्रत्येक गलत आंसर के लिए एक क्वेश्चन तुम्हारा कट जाएगा जी और इंग्लिश वाले पोर्शन में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी हमें किसी से और दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे दिया हुआ है मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। यानी अगर हमारा ये वाला जो एग्जाम है ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, ये एग्जाम हमारा अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स का मतलब ये हुआ कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में होता है, जैसे कि आजकल एसएससी के एग्जाम सभी मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, एक दिन में तीन शिफ्ट होती हैं हमारी, और फिर वो 10-15 दिन तक चलता है, इस तरीके से होता है। अगर ये भी ऐसे ही होता है तो जो हमारा स्कोर है वो नॉर्मलाइज होगा, और नॉर्मलाइजेशन का तरीका कमीशन का है, पता नहीं कैसा तरीका है, जो भी फॉर्मूला है वो अपना हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई इंपॉर्टेंट बात हमारी सीबीई को लेकर। और बात कर लेते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा लगभग वही सिलेबस है। मैथ्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी की, क्या क्या है इसमें? क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीजर यानी पूर्णांक से संबंधित, होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं से संबंधित, एलसीएम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, वही बात है। आगे एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पैरामीटर ऑफ बेसिक्स ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मतलब लगभग वही है हमारा सारा का सारा सिलेबस। सिलेबस में कोई वो नहीं है, वही सिलेबस है जो होता था। रीजनिंग में भी वही सब कुछ है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीडिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक, वही है सब कुछ भी अलग नहीं है। जीए में तुम जानते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें होंगी। और हमारी जीएस होगी, एनवायरनमेंट होगी, और 10वीं स्टैंडर्ड की होगी। ये कहने के लिए 10वीं स्टैंडर्ड होता है, पता नहीं कहाँ से कुछ भी एग्जाम में आता है, तुम्हें पता है जिसने एग्जाम दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सारा का सारा वही है ना, वही तुम्हारा सिंपल ग्राफ्स हो जाएंगे, करेक्ट यूसेज हो जाएंगे, और स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, ग्रामर, वोकेबलरी, ईटीसी, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात कर देते हैं नेक्स्ट में। आगे जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, अगर बात करें पीईटी की तो वो तुम्हें पता है वॉकिंग है, इसमें हवलदार के लिए, हवलदार की भी पोस्ट है तो हवलदार के लिए वॉकिंग है। और जो वॉकिंग है वो है 1600 मीटर, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में। लिख के बता देता हूँ, चलो इसको भी मैं कितना 1600 मीटर अगर मेल की बात करें पीईटी के लिए, जो हवलदार के लिए पीईटी होगा, हवलदार के लिए जो पीईटी होगा उसके लिए 1600 मीटर है, कितने टाइम में? इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में। और फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए भी यही 1600 मीटर का, 1600 मीटर नहीं, सॉरी 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर, कितना? 1 किलोमीटर है, और वो है 20 मिनट में। 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो ये तो कुछ है नहीं, ये तो वॉकिंग है बस, अगर चलना जानते हो तो चल दोगे तुम। ठीक है, बात करते हैं आगे बात कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन किस बेस पर होगा तुम्हारा एग्जाम में, जो तुम दे के आओगे उसमें सिलेक्शन तुम्हारा किस बेस पर होगा, उस बात को ज़रा समझ लेते हैं। तो जो हमारा नोटिस है, नोटिस का पॉइंट नंबर 18 है, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यानी जो हमारा एमटीएस के लिए चयन होगा वो सेशन 1, मतलब सेशन 1 जो हम देंगे मैथ्स और रीजनिंग वाला, और सेशन 2 जो हम देंगे कौन सा, जीए और इंग्लिश वाला, उसके आधार पर होगा। अब उसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्यूएटेड फर्स्ट।
एविलेटेड फर्स्ट, यानी सबसे पहले हमारे सेक्शन 1 के नंबर मार्क क्या करे जाएंगे, एविलेट किए जाएंगे, यानी उनका मूल्यांकन किया जाएगा, सबसे पहले वो चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड वुड बी इवेलुएट ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इस सेशन 1, यानी हमारे सेशन 2 के मार्क तभी इवेलुएट होंगे, तभी उनका मूल्यांकन होगा जब हम सेशन 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी सेशन 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का। जरा ध्यान से सुनना, किस तरीके से क्वालिफाई है। यूआर को 30% नंबर लेके आने पड़ेंगे। कितने? 30%। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% नंबर लेके आने पड़ेंगे। और अदर कैटेगरी जो है, ऑल अदर कैटेगरी, उसमें एससी आ गई, एसटी आ गई, है ना, ये सब आ गए, तो ये 20% नंबर इनको लेके आने पड़ेंगे। यानी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे हमारा कितना 20 और 20 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का सेशन 1 था, तो 40 क्वेश्चन का 40 का 30% कितना हो गया? 40 का 30% हो गया 12। तो हमें यहाँ पे केवल 12 क्वेश्चन करने, यूआर वालों को 12 क्वेश्चन, और अगर हम इसका 25% निकालते हैं 40 का, तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, और 40 का 20% 8 क्वेश्चन हो गए केवल किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेशन 1 जो है क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग भी बिल्कुल मतलब कह सकते हैं बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल बच्चों वाला, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, और 30% पर क्वालिफाई कर देना है। मतलब 40 का 30% सीधा 12 क्वेश्चन कोई भी ले आएगा बिना नेगेटिव मार्किंग के। बहुत आसान है लेगाना, है ना। वैसे कोई तो नहीं लेगा सकता, लेकिन आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सारे लोग क्वालिफाई इसको कर देंगे। और ओबीसी के लिए केवल 10 क्वेश्चन, और एससी एसटी के लिए तो केवल 8 ही क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान बात होगी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, है ना। और हवलदार के लिए पीईटी और हमें देना पड़ेगा जब हम उसके लिए सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, सेशन सेकंड। यानी जो मेरिट लगेगी, जो हमारा सिलेक्शन का आधार होगा, जो मेरिट बनेगी वो बनेगी सेशन 2 के आधार पर, सेशन सेकंड के आधार पर हमारी मेरिट बनेगी। यानी सेशन 1 क्वालिफाइंग है, इसको पास कर दो, फिर उसके बाद तुम्हारा जो मेरिट होगी, कौन सी जो मेरिट बनेगी, उस सेशन सेकंड के आधार पर हमारी मेरिट बनेगी। आगे देख लेते हैं परफॉर्मेंस, हाँ, नॉर्मलाइज मार्क फॉर द कैंडिडेट्स विल बी यूज द डिटरमाइन मेरिट। यानी नॉर्मलाइज मार्क के आधार पर ही मेरिट बनने वाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो सेशन सेकंड यानी ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेशन 1 जो है हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये दे रखा है, और सेशन 2 की लगेगी हमारी मेरिट। और क्वालिफाई भी बहुत आसान है। यूआर यानी जनरल कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसके लिए 12 क्वेश्चन 40 में से, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 क्वेश्चन, एससी एसटी के लिए केवल 8 क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात बची नहीं अब, है ना। और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो वही बता देते हैं। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम बताता हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी अगर ऐसा होता है कई बार टाई हो जाता है। टाई का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी 2 या 2 से अधिक लोगों के समान नंबर बनते हैं, है ना। चलो समझते हैं इसको 19वें पॉइंट को, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। यानी जब टाई हो जाता है, टाई का मतलब होगा 2 व्यक्तियों के नंबर या 2 से अधिक व्यक्तियों के नंबर क्या हो जाते हैं, बराबर इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होगा? इन द केसेस वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, टाई विल बी रिजॉल्व्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑन आफ्टर अनदर टिल द टाई इज रिजॉल्व्ड। मतलब किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो चेक किया जाएगा मार्क्स इन जीए, मार्क्स इन जीए इन सेशन 2। तो अगर किसी के भी नंबर इक्वल होते हैं, कोई 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इन दोनों के नंबर इक्वल हो गए, अब इनमें से किन को लिया जाए? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीए जो सेशन 2 हुआ था, उसमें जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था, उसमें उसने कितने मार्क्स लेकर आया है, ठीक है। अगर मान लिया ए के ज्यादा होते हैं तो ए को हम यहाँ पर सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि इन दोनों जो ए और बी हैं,
इन दोनों ए और बी के जीए में भी मार्क इक्वल इक्वल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर अगली बात देखी जाएगी, और अगली बात जो देखी जाएगी वो दूसरी बात देखी जाएगी, टोटल मार्क्स इन सेशन 2। दूसरी बात देखी जाएगी टोटल मार्क्स इन सेशन 1, सेशन 1। मतलब अगर ये चीज भी इक्वल होगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि उसके सेशन 1 में कितने मार्क्स हैं, जिसके ज्यादा होंगे उसको हम सिलेक्शन दे देंगे। अगर ये चीज भी मैच हो गई, ये चीज भी इक्वल होगी, तो फिर तीसरी बात देखी जाएगी, और जो तीसरी बात है वो है डेट ऑफ बर्थ। क्या है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ में किसको लिया जाएगा? ओल्डर इन एज। ठीक है, जो ज्यादा उम्र होगी, जिसकी ज्यादा उम्र होगी उसको लिया जाएगा, जो उम्र में बड़ा होगा। कम उम्र वाले को नहीं लिया जाएगा। मान लिया ए जो है वो कितने साल का है? 18 साल का है, और ये 21 साल का हो गया। ए ने 18 साल के ने फॉर्म भर दिया और बी ने 21 साल के ने फॉर्म भरा है। बी थोड़ा सा एजड हो रहा है, तो क्या हुआ, सेशन 2 में जीए में इनके नंबर बराबर, वैसे भी नंबर बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, तो फिर क्या देखा जाएगा कि उम्र किसकी ज्यादा है? तो बी की ज्यादा है, फिर बी को हम प्रीफरेंस देंगे, बी को हम सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। अगर भैया ये भी समान हो जाए तो भी, चौथी बात भी दी हुई है, अगर ये भी समान हो जाए तो फिर क्या देखा जाएगा? फिर देखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। ठीक है, तो ये 4 बात हमें बताई हुई है, ये 4 बात हमें बताई हुई है कि अगर टाई वाला केस बन जाता है, अगर हमारा टाई वाला केस बन जाता है तो उस टाई केस में क्या होगा? सबसे पहले क्या, जीए के नंबर देखे जाएंगे सेशन 2 में, उसके बाद टोटल मार्क्स इन सेशन 1, सेशन 1 में उसने कितना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेशन 1 भी वैसे तो क्वालिफाइंग है, लेकिन ये भी अब यहाँ पे एक डिसाइडिंग पॉइंट बन रहा है ना, ये भी एक डिसाइडिंग पॉइंट है। मान लिया किसी के बराबर हो गए तो यहाँ सेशन 1 में जो अच्छा स्कोर कर रहा होगा उसको प्रीफरेंस दी जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इसको भी थोड़ा सा सीरियस लेने वाली बात है, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करके ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा सीरियस इसको भी लेना है। ठीक है, बाकी तो आसान ही है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये था पूरा का पूरा एमटीएस का, जो एमटीएस एंड हवलदार की 2022 की जो हमारी वैकेंसी आई है उसके लिए था। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वही सारा का सारा सिलेबस है, बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, और सिलेक्शन को, अपने सिलेक्शन को बिल्कुल श्योर कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस यही जानकारी मुझे तुम्हें एमटीएस के बारे में देनी थी। बाकी वीडियो, मैथ्स की वीडियो के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे शाम को 8 बजे और सुबह को 8 बजे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।